हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परिवार का वर्गीकरण देखेंगे। हम परिवार को पढ़ते आ रहे हैं। परिवार जिसके बिना हमारी कल्पना नहीं हो सकती, हमारे लिए एक सुरक्षित निवास स्थान, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो सहायक है, ऐसा स्थान हमारा सामाजिक और जैविक विकास करने वाला स्थान, व्यक्ति को एक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने वाला एक स्थान, हमारा सामाजिकरण करने वाला स्थान, हमारा परिवार। तो हम देखते हैं परिवार का वर्गीकरण। परिवार कितने भागों में हमने वर्गीकरण किया है या परिवार के प्रकार देखते हैं हम लोग। तो उसमें सर्वप्रथम हमने परिवार का जो वर्गीकरण किया है वह है सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। सत्ता नाम से ही सिद्ध होता है कि परिवार में किसकी सत्ता होगी। जिस भी व्यक्ति की परिवार में सत्ता होगी वह उस परिवार का स्वामी कहलाया जाएगा या स्वामिनी कहलाई जाएगी। तो सत्ता के आधार पर परिवार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की सत्ताएं होती है। एक होती है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार जिसमें परिवार में सत्ता किसकी होती है, पुरुष की होती है या पिता की होती है। कह सकते हैं कि परिवार में जो सबसे बड़ा पुरुष होगा या सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा, उस पुरुष की परिवार में सत्ता होगी। उसे हम कौन सा परिवार कहेंगे? पितृसत्तात्मक परिवार। उसके पश्चात हम मातृसत्तात्मक परिवार को देखते हैं। सत्ता के आधार पर परिवार में मातृसत्तात्मक परिवार। तो ऐसा परिवार जहां पर सत्ता या परिवार से संबंधित निर्णय करने के लिए केवल स्त्री प्रमुख होगी, अर्थात उस घर की स्त्री, माता या सबसे वृद्ध स्त्री उस परिवार से संबंधित निर्णयों को क्रियान्वित करती होगी। समस्त निर्णय वह स्त्री लेती होगी। ऐसे परिवार को हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो सत्ता के आधार पर परिवार दो प्रकारों में विभक्त है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं निवास के आधार पर परिवार। तो निवास के आधार पर परिवार अर्थात जहां पर परिवार का निर्धारण निवास के आधार पर होता है। विवाह के पश्चात पुरुष और स्त्री कहाँ पर रहते हैं, इस आधार पर परिवार का निर्धारण होता है। तो हम ऐसे परिवार को देखते हैं तो इसमें तीन प्रकार होते हैं। एक मातृस्थानीय, दूसरा पितृस्थानीय और तीसरा नवस्थानीय। मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय। मातृस्थानीय जिसमें क्या होता है कि विवाह के पश्चात पुरुष अपनी पत्नी के मायके में जाकर रहने लग जाता है, और पितृस्थानीय में विवाह के पश्चात स्त्री अपने पति के यहाँ रहने लगती है। जैसे वर्तमान समय में जो परिवार है यह किस प्रकार के परिवार है? पितृस्थानीय, जिसमें दुल्हन दूल्हे के यहाँ रहने चली जाती है या वधू वर के यहाँ रहती है। फिर उसके पश्चात तीसरा भी एक स्वरूप है निवास के आधार पर, जिसे हम नवस्थानीय कहते हैं। नवस्थानीय अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर ना तो पिता की सत्ता हो, ना तो माता की सत्ता हो, ना तो वह पिता का घर हो, ना तो वह माता का घर हो। विवाह के पश्चात वे अलग हो जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, नए स्थान पर रहने चले जाते हैं। ऐसे परिवार को हम नवस्थानीय परिवार कहते हैं। ये तो था निवास के आधार पर परिवार। अब वंश के आधार पर परिवार, वंश के आधार पर जिसमें परिवार का वंश का निर्धारण किया जाता है। तो वंश के आधार पर परिवार, इसे हम चार आधारों पर देखते हैं। एक तो पितृवंशीय, दूसरा मातृवंशीय, तीसरा एक पक्षीय परिवार और चौथा उभय पक्षीय परिवार। तो ये जो परिवार है ये वंश के आधार पर होते हैं। पितृवंशीय जिसमें वंश परंपरा का निर्धारण पिता से पुत्र को होगा, अर्थात जो व्यक्ति का नाम उपनाम होगा या सरनेम होगा वह पिता के सरनेम का ही सरनेम होगा। जो व्यक्ति के पिता का नाम है वही उसका सरनेम होगा, या व्यक्ति के पिता का जो सरनेम है वही एक संतान का सरनेम होगा। फिर उसके पश्चात मातृवंशीय जिसमें माता पक्ष का जो उपनाम है या सरनेम है वही उपनाम या सरनेम संतानों का भी होगा।
फिर उसके पश्चात एक पक्षीय परिवार। तो इसका जो कार्य होता है ये वंशावली चलाना होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष इन दोनों में से किसी एक का वंश होता है। स्त्री या पुरुष इन दोनों में से किसी एक के वंश के आधार पर परिवार का निर्धारण होता है। फिर उसके पश्चात हम वंश के आधार पर जो परिवार है उसमें चौथा जो देखते हैं तो वह उभय परिवार, जिसमें क्या होता है कि परिवार में जो सरनेम होता है, उपनाम, वह दोनों के आधार पर होता है। माता का भी उपनाम होगा, पिता का भी उपनाम होगा। जैसे हम फिल्म सिटी के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ पर हमें कई ऐसे नाम मिलते हैं जो पति पक्ष के सरनेम भी होते हैं और माता पक्ष के भी सरनेम होते हैं। तो जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। फिर उसके पश्चात उत्तराधिकार के आधार पर परिवार, ये परिवार भी दो प्रकार के हो गए। तो एक पितृवर्गीय और दूसरा मातृवर्गीय। पितृवर्गीय नाम से ही सिद्ध होता है कि संपत्ति में उत्तराधिकार को किसे मिलेगा, पिता से पुत्र को। और मातृवर्गीय, उसमें संपत्ति में अधिकार किसे मिलेगा, माता से पुत्री को। फिर उसके पश्चात हम सदस्य संख्या के आधार पर परिवार देखते हैं। तो सदस्य संख्या के आधार पर जो परिवार है वह है 4 प्रकार से। पहला प्राथमिक या मूलक, दूसरा विवाह के आधार पर, तीसरा संयुक्त परिवार और चौथा आपका हो जाएगा विस्तृत परिवार। तो प्राथमिक या मूलक परिवार, जिसमें पति पत्नी, उनकी संतान और परिवार के थोड़े बड़े बुजुर्ग, थोड़े अर्थात सभी सदस्य, जैसे हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ये हो जाएंगे हमारे कैसे परिवार के सदस्य हो जाएंगे, प्राथमिक अथवा मूलक परिवार के। अब हम विवाह के संबंधी देखते हैं। तो विवाह के संबंधी परिवार अर्थात हमारे माता पिता और हमारे माता पिता का विवाह हुआ है और उनसे हमारा जन्म हुआ है। फिर संयुक्त परिवार में 2 से 3, 4, 5 पीढ़ियों के सदस्य होते हैं, जिसमें हमारे माता पिता, हम और हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, हमारे दादा दादी, हमारे ताऊ ताई, और फिर हमारे चाचा चाची की भी संतानें, हमारे ताऊ ताई की भी संतानें और हमारे दादा दादी। तो ये संयुक्त परिवार। और जब इस संयुक्त परिवार में या इस संयुक्त परिवार के आकार में और वृद्धि हो जाती है, जिसमें सदस्य संख्या और बढ़ जाती है और पीढ़ियों की संख्या भी और बढ़ जाती है, तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं विस्तृत परिवार। अब हम देखते हैं विवाह संबंध के आधार पर परिवार। तो विवाह संबंध के आधार पर परिवार, तो इसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला एक विवाही परिवार, जिसमें क्या होता है कि विवाह सिर्फ एक ही व्यक्ति से किया जाता है। फिर उसके पश्चात बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह वाले परिवार। तो बहुपत्नी विवाह वाले परिवार अर्थात जिसमें एक पुरुष की 2 या 2 से अधिक पत्नियां होगी, ठीक है। फिर उसके पश्चात बहुपति परिवार, एक स्त्री के 2 या 2 से अधिक पति हो गए। फिर समूह विवाही परिवार, जिसमें एक समूह के समस्त पुरुष दूसरे समूह की समस्त स्त्रियों के पति हो गए, ऐसा परिवार। फिर उसके पश्चात अब हम देखते हैं रक्त संबंध के आधार पर परिवार। तो रक्त संबंध के आधार पर परिवार, इसमें समान रक्त वाले परिवार और सहयोगी परिवार। समान रक्त वाले परिवार, इसमें क्या होता है कि पति पत्नी के मध्य दोनों का रक्त समान होता है, ऐसे परिवार को हम समान रक्त वाले परिवार कहते हैं। और सहयोगी परिवार अर्थात जिनमें पति पत्नी का रक्त क्या होता है, समान नहीं होता, पति अलग कुल का होता है, पत्नी अलग कुल की होती है, और वो क्या करते हैं, परस्पर विवाह करते हैं। अर्थात वर अलग कुल का होगा, वधू अलग कुल की होगी, और ये विवाह करेंगे और इनसे संतानोत्पत्ति होगी। ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं, सहयोगी परिवार। फिर जन्म एवं संतान के आधार पर परिवार देखते हैं हम लोग।
जन्म और संतान के आधार पर परिवार। तो जन्म के आधार पर परिवार जिसमें हम जन्म लेते हैं और ये हमारे स्वेच्छा से नहीं बनते हैं, ठीक है। हमारा जो जन्म है हम स्वेच्छा से नहीं लेते, ये हमारे पितृवंशीय परिवार जैसे होते हैं, हमारे पिता के परिवार होते हैं। फिर उसके पश्चात संतानोत्पत्ति परिवार। संतानोत्पत्ति परिवार हमारे स्वयं के नियंत्रण में होता है। संतानोत्पत्ति परिवार में हम, हमारी पत्नी और हमारी संतानें। तो ये थे परिवार के वर्गीकरण, जिसे आज हमने संक्षिप्त रूप से देखा। इन्हें विस्तार से हम अगली कक्षा में देखेंगे। परिवार के वर्गीकरण में 8 प्रकार से वर्गीकरण किया है। सत्ता के आधार पर, निवास के आधार पर, वंश के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, सदस्य संख्या के आधार पर, विवाह संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, जन्म एवं संतानोत्पत्ति के आधार पर। आज इन्हें हमने संक्षिप्त रूप से देखा है। अगली कक्षा में हम इन्हें विस्तार से देखेंगे।